का एक प्लेनेट होने का दर्जा छीन लिया गया और एक ड्वार्फ प्लेनेट का टाइटल थमा दिया गया। लेकिन क्यों? जब से इसकी खोज हुई थी तब से लेकर इसे एक प्लेनेट का दर्जा प्राप्त था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 2006 में प्लूटो से सोलर सिस्टम का 9वां प्लेनेट होने का टैग छीन लिया गया। दोस्तों, अंतरिक्ष अनगिनत विचित्र चीजों से भरा हुआ है, लेकिन हर चीज को प्लेनेट नहीं कहा जा सकता। हमारे सोलर सिस्टम में ही देख लो, हजारों लाखों साल निकल जाएंगे मगर सोलर सिस्टम में मौजूद चीजें खत्म नहीं होंगी। इतनी अनगिनत चीजों में से सिर्फ 8 ही चीजों को प्लेनेट का दर्जा प्राप्त है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये वो 8 महाशय हैं जिन्हें सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स कहा जाता है, जिनमें हर प्लैनेट की अपनी एक विशेष पहचान है। जैसे जुपिटर सोलर सिस्टम का महाबली, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मतलब इसी तरह हर प्लैनेट अपने आप में विचित्र है, रहस्यमयी है। लेकिन इन्हें ही प्लैनेट्स का दर्जा क्यों दिया गया? इतने बड़े सोलर सिस्टम में और भी तो चीजें मौजूद हैं। तो किसी भी चीज को प्लैनेट बनने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर किसी चीज को प्लैनेट बनना है तो उसे सबसे पहले बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है। वो ये है कि सोलर सिस्टम के बीचों बीच मौजूद हमारे सूर्य को ऑर्बिट करता हो, वो सूर्य के अलावा किसी दूसरी चीज का ऑर्बिट ना लगाता हो, उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को गोल आकार में ढाल के रख सके। सबसे जरूरी, वो अपनी ऑर्बिट को अच्छी तरह से साफ रख सके। बाकी कंडीशंस में तो प्लूटो लगभग फिट बैठ रहा था, मगर प्लूटो अपनी ऑर्बिट को साफ रखने में नाकामयाब है, जिस वजह से 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया और ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। प्लूटो को फिर से प्लैनेट का दर्जा देना चाहिए या ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में ही रखना चाहिए। इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक आपस में बटे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट हो सकता है, इसकी संभावना को जताया और पूरे खगोल विज्ञान जगत को यानी कि एस्ट्रोनॉमी को हैरत में डाल दिया। लेकिन इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है? प्लूटो भी तो पहले 9वां प्लैनेट था ना। अगर 9वां प्लैनेट होगा भी तो उसमें ऐसी कौन सी नई बात है? वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए इस 9वें प्लैनेट की खासियत जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी चौंक गया था। वैज्ञानिकों की डीप स्टडी के अनुसार ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के किनारे पर मौजूद हो सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस प्लैनेट का मास पृथ्वी के मास से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। इस संभावित प्लैनेट की सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य की दूरी से 300 से 1000 गुना ज्यादा हो सकती है, जो असल में बहुत ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित प्लैनेट नेपट्यून है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 165 सालों का समय लग जाता है। लेकिन वैज्ञानिक जिस प्लैनेट 9 की बात कर रहे हैं, वो अगर सच में हुआ तो उस प्लैनेट की सूर्य से दूरी देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस प्लैनेट 9 को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10 से 20,000 सालों का समय लग जाता है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये आज तक किसी भी टेलीस्कोप से डिटेक्ट नहीं किया गया है। ये तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सोलर सिस्टम के किनारे पर नेपट्यून के आकार का प्लैनेट मौजूद हो सकता है। लेकिन किसी का भी ये सवाल उठाना बनता है कि ना किसी टेलीस्कोप ने इसे देखा, ना ही किसी भी आधुनिक उपकरण ने इसे डिटेक्ट किया। फिर वैज्ञानिक इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने इस प्लैनेट के होने की संभावना जताई? क्योंकि एक आम नजरिए से सोचा जाए तो किसी भी प्रकार के डिटेक्शन के बिना किसी चीज के अस्तित्व की संभावना भी जताना नामुमकिन है। दरअसल वैज्ञानिकों ने काइपर बेल्ट, जो कि प्लूटो के बाद से स्टार्ट होती है, जहां कई सारे डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कई तरह की आइसी बॉडीज मौजूद हैं, इसी काइपर बेल्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स की वैज्ञानिक स्टडी कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि कुछ 5 से 6 चीजों की ऑर्बिट बाकी सबसे अलग थी, मानो जैसे वो किसी बड़े से प्लैनेट की ग्रेविटी से कनेक्ट हों। आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा मून हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से टाइडली लॉक्ड है, वो एक समान रास्ते से पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। इसी तरह काइपर बेल्ट की दुनिया में मौजूद ये ऑब्जेक्ट भी इसी अंदाज में किसी अननोन चीज को ऑर्बिट कर रहे थे। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पूरे सोलर सिस्टम का एक सिमुलेशन तैयार किया। उसमें हर प्लैनेट के मास, उसकी ऑर्बिट और बाकी चीजों की स्टडी की और मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर प्लैनेट 9, जिसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है, इसके
होने की संभावना जताई। अब इस अनुमान भर से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने ये एक प्लैनेट ना होकर ब्लैक होल होने का दावा ठोक दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का जन्म बिग बैंग के होने के बस कुछ सेकंड्स बाद ही हो गया था। मतलब जिस वक्त ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, बस उसकी शुरुआत हुई थी, उसी वक्त इस ब्लैक होल का निर्माण हुआ। और जब हमारे सोलर सिस्टम की रचना हुई, तब हमारे सोलर सिस्टम ने उसे पकड़ लिया होगा। इसके बारे में हम आगे जाने उससे पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? मुझे पता है कि इसका जवाब ज्यादातर लोगों को पता है। जब कोई बड़ा तारा डेड हो जाता है और अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़कर एक छोटी सी जगह में अपना पूरा मास लेकर बैठ जाता है, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। लेकिन प्राइमोर्डियल प्रकार के ब्लैक होल का निर्माण बिग बैंग के होने के 1 सेकंड से भी कम वक्त में ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस के चलते हुआ था। इन ब्लैक होल्स का साइज बहुत कम होता है। हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल के होने का अनुमान लगाया है, वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। मतलब कुछ भी, भाई गलती से आपने सेंटीमीटर बोल दिया, वहाँ कुछ और ही होना चाहिए था। इसे सुनकर आपके मन में यही चल रहा होगा, लेकिन सच मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो 5 सेंटीमीटर ही 5 सेंटीमीटर का ब्लैक होल क्या कर सकता है? तो ये जान लीजिए, अगर पृथ्वी नष्ट होते समय ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए, तो ये मात्र 0.87 सेंटीमीटर का ब्लैक होल होता। मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। क्यों, है ना अविश्वसनीय? तो सोच कर देखो, 5 सेंटीमीटर का ब्लैक होल कितना पावरफुल होता होगा। अब क्योंकि इस ब्लैक होल का साइज ही इतना छोटा होता है, तो इतनी दूरी से इतने से ब्लैक होल को डिटेक्ट करना किसी भी टेलीस्कोप के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन दोस्तों, वो क्या है ना, हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकते, लेकिन उसे ऑर्बिट कर रहे ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट देखकर इसके अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी स्टडी करने के लिए वह एकदम हाई लेवल के टेलीस्कोप की सहायता लेने वाले हैं। और मुझे ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि वैज्ञानिक किस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मन बना लिया है कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से इस स्टडी को अंजाम देने वाले हैं। जेम्स वेब के पहले हबल टेलीस्कोप को आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप कहा जाता था, क्योंकि इसने हमें ब्रह्मांड के उस कोने तक को दिखा दिया जहां हम कभी भी नहीं जा सकते। अगर हबल ने ही इतना सब कुछ बता दिया, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो उससे 100 गुना पावरफुल है। सोच के देखो कि ये हमें कहां ले जाने वाला है। हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी रहस्य को आराम से हल कर देगा। दोस्तों, अब तक हम सिर्फ हाइपोथेटिकल वीडियोस देखते थे कि क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए, लेकिन अगर